हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। इकोनॉमी के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग बैंकिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बैंक से क्वेश्चन आता है कौन सी बैंक का पहला गठन हुआ, कौन सी बाद में गठित हुई, बैंक के क्या टाइप होते हैं, क्या टाइप्स में डिफरेंस होता है, और करंट में एक क्वेश्चन आएगा कि बैंक किस किस का मर्ज हो गया है। तो जो करंट वाला पार्ट है वो हम लोग करंट अफेयर्स के समय डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग वो पार्ट डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक है। इकोनॉमी का ये थर्ड लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमी के संबंध में जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाओं के, वो डिस्कस किए थे। और सेकंड लेक्चर में कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे जो आपको समझ में आए। अब ये बैंकिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बैंकिंग वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारत में बैंकिंग का विकास किस किस प्रकार हुआ। तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक जो भारत में खुला वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया 1717 में। ठीक है, और इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद करेंसी निर्गमन और निर्माण का काम चालू हुआ और 3 बैंक गठित किए गए जो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे वहाँ पर। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इनको प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, इसके बाद 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक का गठन हुआ। अवध कॉमर्शियल बैंक है ना, ये सीमित देयता पर आधारित प्रथम भारतीय बैंक था। ठीक, फिर 1800, आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं कि सीमित देयता क्या है, आप बस इतना जानिए कि ये अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में गठित हुआ। फिर 1894 में आया पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये भारतीयों द्वारा संचालित, पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। और इसी को जब पूछा जाएगा कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था, तो आप आंसर देंगे पंजाब नेशनल बैंक, और ईयर याद रखेंगे 1894 में पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित था और जो आज तक संचालित हो रहा है। फिर 1913 में कंपनी अधिनियम आया और इसके द्वारा स्वतंत्रता दी गई कि आप बैंक स्थापित कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी बना सकते हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन किया गया। ये इंपीरियल बैंक जो बना वो कौन सा बैंक था? जो 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। प्रेसिडेंसी बैंक जिसे कहते थे, इन तीनों को मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक बनाई गई। इसका काम क्या था? जो करेंसी का संचालन था वो यही इंपीरियल बैंक करती थी, और इसके अलावा जो वर्तमान काम है बैंकों का ऋण देना और लेना, ये काम भी करती थी। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक का गठन किया गया 1921 में। 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1921 में किया गया। किन किन बैंकों को मर्ज करके किया गया? तो वो आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके किया गया। इसके बाद बैंकों के संबंध में एक आयोग बना 1926 में। ठीक है, इसको रॉयल आयोग या शाही आयोग कहते हैं। भारतीय मुद्रा और वित्त पर अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो हेल्टन यंग थे, इसलिए इसको हेल्टन यंग आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुद्रा के संबंध में बात की थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रॉयल आयोग ने किस भारतीय से मुद्रा के संबंध में चर्चा की थी, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी ने 1926 में ये सुझाव दिया। इस आयोग ने, हेल्टन यंग आयोग, रॉयल आयोग या शाही आयोग, इसने ये सुझाव दिया कि भारत में एक सेंट्रलाइज बैंक होनी चाहिए। भारत की वित्त व्यवस्था को देखने के लिए एक सेंट्रलाइज बैंक होनी चाहिए। और 1926 में इसने सुझाव दिया। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आरबीआई एक्ट किस सन में लाया गया? 1934 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये तारीख याद रखिएगा। आरबीआई के गठन की बात 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया। ठीक है, अब जैसे ही आरबीआई गठित हुआ तो जो काम इंपीरियल बैंक कर रहा था, करेंसी का संचालन वाला, ये काम किसके पास चला गया? ये आरबीआई के पास चला गया। और जो इंपीरियल बैंक था वो पूरी तरीके से ऋण लेने, ऋण देने और पब्लिक डीलिंग का काम करने लगा। देखिए, अभी तक इंपीरियल बैंक जो था वो दोनों काम कर रहा था, करेंसी का संचालन भी कर रहा था और पब्लिक डीलिंग भी कर रहा था। अब आरबीआई के पास ये काम चला गया करेंसी के संचालन का, और पब्लिक डीलिंग का काम पूरी तरह से किस पे आ गया? इंपीरियल बैंक पे। ठीक है, और आरबीआई का हुआ तो इसमें क्रेडिट रिजर्व रेशियो सीआरआर की संकल्पना भी स्थापित हुई। ठीक है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए। एक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? आरबीआई एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस तारीख को हुई? तो 1 अप्रैल 1935। और रिजर्व बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया? तो 1 जनवरी 1949।
मुद्रा निर्गमन का काम या मुद्रा का संचालन जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया। अभी आगे चल के हम लोग इसके कार्य और भी देखेंगे। फिर एक गोरेवाला समिति बनी। इसने गोरेवाला समिति ने क्या सुझाव दिया 1955 में, 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया इसके गोरेवाला समिति के सुझाव पर। आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का गठन जो है वो किस समिति के सुझाव पर हुआ है, तो आप याद रखेंगे रॉयल आयोग, शाही आयोग या फिर हेल्टन यंग आयोग। कोई भी ऑप्शन में मिल जाए तो वही आंसर होगा आपका। इन्होंने क्या, गोरेवाला समिति ने क्या सुझाव दिया कि इंपीरियल बैंक तथा अन्य छोटी बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। तो आप देख रहे हैं ना, पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे थी, इनसे क्या बनी इंपीरियल बैंक। फिर इंपीरियल बैंक का एक काम हटा के दे दिया गया आरबीआई को और इंपीरियल बैंक हो गई पब्लिक बैंक। अब गोरेवाला समिति ने जो प्रस्ताव दिया था वो दिया इंपीरियल बैंक को और अन्य छोटी बैंकों को मिला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना जो आज भी अस्तित्व में है। ये इंपीरियल बैंक का ही नया रूप है जो 1 जुलाई 1955 को अस्तित्व में आया। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक और अन्य छोटी बैंकों को मिलाकर की गई। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 55% जो शेयर था वो आरबीआई के पास हो गया। तो एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो आरबीआई की अनुषंगी संस्था हो गई क्योंकि 55% शेयर उसके पास था। ठीक है, और बाकी जो शेयर था वो किसके पास आ गया, सरकार के पास। लेकिन 2007 में फिर से परिवर्तन किया गया। 2007 में 55% जो अंश था वो वित्त मंत्रालय ने खरीद लिया। अब आरबीआई जो इस समय है वो वित्त मंत्रालय की अनुषंगी संस्था है। ठीक है, इसी कारण से जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से आरबीआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं। हालांकि अन्य बैंकों में भी काम होता है लेकिन आरबीआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं। ठीक है, फिर एसबीआई सब्सिडरी एक्ट आया 1959 में। एसबीआई की अनुषंगी बहुत सी बैंकें बनाई गई। ठीक है, इसमें से 7 रजवाड़ा बैंक थी। तो 7 रजवाड़ा बैंक कौन कौन सी थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। जहाँ जहाँ रजवाड़े थे वहाँ पर अलग अलग बैंक बनाई गई। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, तो और एक ये महिला बैंक भी गठित की गई थी जो 2013 में गठित की गई। तो इनका क्या हुआ, ये जो एसबीआई की रजवाड़ा बैंकें थी अनुषंगी संस्था किस एक्ट के तहत बनी, एसबीआई सब्सिडरी एक्ट के तहत बनी। और फिर इन 6 बैंकों को और एक महिला बैंक मिला के 7 बैंकों को 1 जुलाई 2017 को फिर से एसबीआई में विलय कर दिया गया। ठीक है, जून 2009 में एसबीआई में विलय हुआ, जुलाई 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जून 2009 में विलय हुआ। ये जो 6 बैंकें थीं, इन 6 बैंकों का विलय 1 जुलाई 2017 को हुआ। ये मैं देख लूँगा ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको आगे स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी आप ये जानिए कि 6 बैंकों का विलय 1 जुलाई 2017 को किया गया और जिसमें से महिला बैंक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी 19 नवंबर 2013 को। ठीक है, फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आप जानते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित क्वेश्चन आता है। अभी हमने जब आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई थी तो बताया था कि किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ तारीख भी बता देता है, इससे आपको आंसर जानने में भी आसानी होगी। और इस तारीख को भी याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1959 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इस तरीके से अधिकतर जो प्राइवेट बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1990 में हर्षल मेहता का घोटाला हुआ। इसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। जो हर्षल मेहता का घोटाला था वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित था, इसलिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया, पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। कुल राष्ट्रीयकृत बैंक इस समय जो है वो 19 है और कुल निजी बैंक जो है वो, और इसके अलावा कई निजी बैंक भी हैं। ठीक है, 19 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनके अलावा 7 अनुषंगी बैंक हैं जिनका विलय फिर से एसबीआई में किया जा रहा है या फिर 2-2, 3-3 को मर्ज करके बनाई जा रही हैं। अब अभी हम जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें एक 3 से 4 मिनट का अलग से वीडियो बना देंगे कि बैंक में कौन सी बैंक मर्ज हो गई हैं, अब कितनी नेशनलाइज्ड बैंक बची हैं, अब कितनी प्राइवेट बैंक बची हैं। ये पूरा डाटा हम वहाँ पर आपके लिए क्लियर कर देंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर ना मैं याद रख पाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको ये डाटा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस समय कुल सार्वजनिक बैंकें जो विलय होने के बाद बची हैं या कुल राष्ट्रीयकृत बैंक जो विलय होने के बाद बची हैं वो 12 बची हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका बैंक का विकास किस किस प्रकार से हुआ है या वहां से क्या क्वेश्चन बनता है। अब आ जाइए बैंक के प्रारूप देख लेते हैं। कॉमर्शियल या व्यापारिक बैंक जो होती हैं, देखिए एक तो हो गई आपकी कौन सी, आरबीआई, और दूसरी हो गई आपकी जो अन्य व्यापारिक बैंक है। आरबीआई का कार्य क्या है, मुद्रा के संबंध में कार्य। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं।
ठीक है। कॉमर्शियल व्यापारिक बैंक को दो भागों में बांटते हैं, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को शेड्यूल बैंक कहते हैं, ये भी दो भागों में बटी हुई है, देसी या घरेलू बैंक और दूसरी है विदेशी बैंक। घरेलू देसी या घरेलू बैंक भी दो भागों में, एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक और एक निजी क्षेत्र की बैंक। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक में एक तो नेशनलाइज्ड बैंक है जो निजी क्षेत्र में स्थापित थी लेकिन सरकार ने उनका कानून द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। दूसरी गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये बैंक ऐसी है जिसमें सरकार का 50% प्लस शेयर हो गया है खरीद के। तो राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक दोनों में ही सरकार की हिस्सेदारी 50% प्लस है। बस अंतर इतना है कि नेशनलाइज्ड बैंक जो है उनको कानून बना के अधिग्रहण किया गया और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक में शेयर खरीद के अधिग्रहण किया गया। निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र में दो तरीके के बैंक, एक पुरानी पीढ़ी के बैंक जो 1994 में पूर्व जो पहले नियम थे उनके अनुसार स्थापित हुए, और एक हो गए नई पीढ़ी के बैंक जो 1994 के बाद नए नियम के अनुसार स्थापित हुए हैं। 1994 में नरसिंगम समिति बैंकिंग सुधार के लिए गठित की गई, इसके आधार पर नई नियमावली बनी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बैंकों के गठन के संबंध में कौन सी समिति ने नई नियमावली बनाने का अनुशंसा की है, किसके सुझाव पर नई नियमावली बनी? तो नरसिंगम समिति के सुझाव पर। ये सुझाव कब दिया गया था? 1994 में। ठीक है। तो पुरानी पीढ़ी के बैंक जो 1994 से पूर्व पुराने नियम के तहत गठित हुए हैं और 1994 के बाद नए नियम से गठित हुए जो बैंक वो हैं। ठीक है। उसमें से कुछ बैंक मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक कौन सी? ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो मांग मतलब जो कोई व्यक्ति अगर पैसे मांग रहा है तो उसको ब्याज के कर्ज के रूप में या फिर उसके जमा है तो उसके खाते में से तो मांग और जमा उगाने और साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया का एक ऋण वितरण के लिए अधिकृत हुआ है वाणिज्यिक बैंक है। मतलब क्रेडिट, आदमी की क्रेडिट मेंटेन करे और ऋण वितरण करे और उसको वसूले, इसकी परमिशन जिसको है वो कौन सी है? वो एक कॉमर्शियल बैंक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन सी है? जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल वाणिज्यिक बैंक है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऐसी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल नहीं है, वो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। घरेलू बैंक या देसी बैंक, जिन बैंकों के स्वामित्व एवं प्रबंधन का अधिकांश भाग भारतीयों के पास है, 50% प्लस अंश भारतीयों के पास है, वो घरेलू या देसी बैंक कहलाती है। विदेशी बैंक ऐसी बैंक का स्वामित्व अधिकांश जो विदेशियों के पास है, 50% से अधिक विदेशियों के पास है, तो वो विदेशी बैंक कहलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं? 50% प्लस अंश सरकार के पास रख देते हैं और सरकार या राष्ट्रपति के पास वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। और निजी क्षेत्र के बैंक कौन से? जिनका 50% से कम शेयर मतलब 50% से ज़्यादा शेयर किसी निजी व्यक्ति के पास है। देखिए निजी बैंक कौन सी हो गई? जो 50% से ज़्यादा शेयर जिसका किसी व्यक्ति के पास है, किसी पर्सन के पास है, वो निजी बैंक होगी, और जिसका 50% से ज़्यादा है वो सरकारी बैंक होगी। अब सहकारी बैंक क्या होती है? सहकारी बैंक दो प्रकार की होती है, एक शहरी सहकारी बैंक और एक ग्रामीण सहकारी बैंक। ग्रामीण जो सहकारी बैंक होती है वो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति के नाम से होती हैं। ठीक है। अब जो जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होती है वो सहकारी बैंक संघ भी होता है और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक होती हैं। ठीक है। मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक में सदस्य होते हैं, इसमें व्यक्ति होते हैं और एक सहकारी समिति होती है। ग्रामीण सहकारी बैंक जो होती है वो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होती है। आरबीआई की संरचना क्या क्या? आरबीआई में एक तो गवर्नर होते हैं जो इस समय कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। फिर एक सब गवर्नर होते हैं, उप गवर्नर, ये दो होते हैं। दो उप गवर्नर होते हैं, सॉरी 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होता है, एक वित्त मंत्रालय होता है, तो वित्त मंत्रालय के जो प्रमुख सचिव होते हैं वो भी आरबीआई में इंटरफेयर रखते हैं, और एक सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ होते हैं। जो आरबीआई का मुख्यालय, ये पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम भी कई बार पूछा गया, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे श्री ऑसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे? श्री ऑसबोर्न स्मिथ थे। इसमें गवर्नर रघुराम राजन और 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल, और अभी ये रिटायर हो गए हैं। और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं, जो वर्तमान गवर्नर है आरबीआई के। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। इसके मुख्यालय कहाँ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में, हरियाणा में भिवानी में, राजस्थान में जयपुर में और पश्चिम बंगाल में मालदा में। ठीक है। तो ये विभिन्न स्थान है जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्यालय हैं।
इनका मुख्य कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र या कमजोर तबके के जो लोग हैं उनको रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, एक नाबार्ड से भी क्वेश्चन बनता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप समझ गए होंगे कि फुल फॉर्म से कि इसका कार्य क्या होता है। नेशनल बैंक ऐसी राष्ट्रीय बैंक जो कृषि एवं जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के, उसके विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1982 को हुई थी। और इसके जो शेयर हैं उसमें आरबीआई के पास इसका 1% शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 99% शेयर है। नाबार्ड के बारे में यह है कि आरबीआई के पास 1% शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 99% शेयर है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह व्यक्तियों को ऋण नहीं देती बल्कि उन संस्थाओं को ऋण देती है जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को ऋण देते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं करती बल्कि ऐसी समिति या ऐसे संस्था से कॉन्टैक्ट करती है जो लोगों को ऋण देती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती है। अब इसमें बैंक जो होती है, बैंक में खाते कितने प्रकार के होते हैं मेन रूप से, तो खाते होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक बचत खाता होता है, एक आकर्षित आवर्ती खाता होता है और एक सावधि जमा खाता होता है। चालू खाता मतलब जिसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, जिसमें कितने भी बार दिन में पैसा डालिए और निकालिए। बचत खाता जिसमें सेविंग करने के लिए पैसा डाला जाता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप एक दिन में इतनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आवर्ती जमा खाता क्या होता है, आवर्ती जमा खाता मतलब बार बार उतनी ही धनराशि बार बार डालना, बार बार डिपॉजिट करना आवर्ती जमा खाता होता है। और सावधि जमा खाता मतलब जो पहले से फिक्स्ड डेट हो उसको सावधि जमा खाता मतलब कहना चाहिए। फिक्स डेट होती है कि इतने दिन की एफडी कर रहे हैं तो उस उतने दिन बाद ही उसका निदान होगा या उसका जो कंप्लीशन है वो होगा। तो ये हो गया आपका चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि जमा खाता। अब आरबीआई के कार्य देख लेते हैं। नोटों का निर्गमन एवं मुद्रा प्रबंधन जो पहले इंपीरियल बैंक कर रही थी। ठीक है, सरकारों का बैंकर कौन है, आरबीआई है सरकार का बैंकर। बैंकों का बैंक को अगर ऋण चाहिए होता है या बैंक को अपना पैसा सुरक्षित रखना होता है वो कहाँ पहुँचती है, वो आरबीआई पहुँचती है। ठीक है, देश का मुद्रा अधिकारी कौन है, आरबीआई। भारत सरकार के वैश्विक वित्तीय संसाधनों का मध्यस्थ भी आरबीआई है। भारत एवं वित्तीय तथ्यों का संग्रह व विश्लेषण, प्रकाशन, बैंक का कार्य, देयता सृजन करना आदि जो कार्य होते हैं बैंक से संबंधित वो सभी करती है। बैंक के कार्य क्या है, परिसंपत्तियों के रूप में आय में वृद्धि करना। और देयता सृजन मतलब स्वामित्व पूंजी, ऋण पूंजी और जमा पूंजी पर ध्यान देना। स्वामित्व पूंजी क्या है, बैंक में शेयर धारकों द्वारा निवेशित पूंजी स्वामित्व पूंजी कहलाती है। ऋण पूंजी एक निश्चित आधार पर उगाई गई पूंजी ऋण पूंजी कहलाती है। ठीक है, जमा पूंजी जो चालू खाता, बचत खाता या सावधि जमा खाता में जमा है। वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या है, जनता में जमा स्वीकार करना और उस पर ऋण लेना। करो बीमा किस्तों आदि के भुगतान के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना। शेयर या स्टॉक एक्सचेंज के लिए कार्य करना। लॉकर की सुविधा, यात्री चेक प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो ये सभी क्या है, ये सब बैंक, वाणिज्यिक बैंक के काम है। आरबीआई के कार्य आपने देख लिया। आपसे कमेंट में ऐसे पूछा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंकों का काम है या निम्न में से कौन आरबीआई से संबंधित काम है। ठीक है, एनडीटीएल 14 दिन बैंकों के पास जो पैसा होता है उसे निवल मान सावधि देयता कहते हैं, एनडीटीएल। ठीक है, एमडीटीएल पर डे इंटरेस्ट जो पड़ता है, पर एमडीटीएल माइनस पर डे इंटरेस्ट इक्वल टू एनडीटीएल। आईवीएल बराबर एक बैंक का दूसरी बैंक में रातों रात के लिए उधार देना, रात भर के लिए उधार देना, तो ये आईवीएल कहलाता है। ठीक है, अब बैंकिंग रूप से मुझे लगता है कि इतना हम लोगों ने कवर कर लिया कि कहीं से कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे लगना इस तरीके के वीडियो लेक्चर देखिए, अगर आप रिस्पांस देंगे तभी हम मेहनत करके आपके लिए लेक्चर बनाएंगे, वरना हम क्यों बनाएंगे अगर आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।